ठीक है। ट्रावर्सिंग विथ थियोडोलाइट मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल, तो मेथड जो इसका नाम जो है वो बाद में देखते हैं, पहले ट्रावर्सिंग विथ थियोडोलाइट को हम डिस्कस करते हैं। तो हम लोगों ने ट्रावर्सिंग किसके किसके साथ किया? ट्रावर्सिंग हम लोगों ने सबसे पहले जो है कंपास सर्वे के साथ ट्रावर्सिंग किया है ना। ट्रावर्सिंग मतलब कनेक्टेड लाइन बनाना, है ना। तो हम लोगों ने ये काम कंपास सर्वे में किया था। हम लोगों ने अभी ये काम जो है प्लेन टेबल सर्वे में किया, ट्रावर्सिंग किया। यहाँ पे दिख रहा है ट्रावर्सिंग किया हुआ एक फिगर दिख रहा है, कनेक्टेड लाइन्स जो है मिलके बने हुए हैं, एक ट्रावर्स तैयार हो गया। किसी भी एरिया का ये मैप है ना, जिसको हम ट्रावर्स बोल रहे हैं। कनेक्टेड लाइन मिलके ये बना हुआ है, क्लोज ट्रावर्स है, बंद हुआ दिख रहा है जो फिगर में, है ना। तो हम लोग ये काम जो है कंपास सर्वे में भी करते थे। कंपास सर्वे में कैसे करते थे, आप लोगों को याद होगा कि कोई भी लाइन है, जैसे ये लाइन है ना, मतलब ये सारे पॉइंट हैं, इसके बीच में हम लोग को ट्रावर्सिंग करना रहता था। तो यहाँ पे हम लोग कंपास रखते थे, इसका नॉर्थ होता था, नॉर्थ से इस लाइन का जो हम बियरिंग ले लेते थे, ये लाइन ड्रॉ कर देते थे उतने बियरिंग पे, है ना। फिर यहाँ पे नॉर्थ है, अब इस लाइन का अगले लाइन का जो बियरिंग है उतना बियरिंग लेके ये लाइन ड्रॉ कर देते थे। फिर यहाँ पे नॉर्थ है, अब ये लाइन हम लोग को इसका बियरिंग अगर पता होगा इसको हम ड्रॉ कर सकते हैं ना, इसका लंबाई तो हम लोग फील्ड में मेज़र कर लेते हैं, बियरिंग में मेज़र कर लेते हैं। ये है कि मैप हम लोग घर पे बना लेते हैं ना। फिर अब बचा ये लाइन, तो इसका भी अगर हम लोग को बियरिंग यहाँ से पता है तो ये इतने एंगल पे हम लोग ये इसको ड्रॉ कर लेते थे, है ना। तो सारा जो है सिर्फ जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो फील्ड में हम लोग मेज़र किए होंगे और ये डिस्टेंसेस मेज़र किए होंगे, उस वो डाटा ला के हम ये घर पे बैठ के ये सारा नॉर्थ ऐसे रखते हैं और वो एंगल सारे पे हम लोग ये लाइन ड्रॉ करते जाते हैं। यहाँ पे ये नॉर्थ बना है, जितना एंगल होगा इसका बियरिंग वो ऐसे लाइन ड्रॉ करते जाते हैं और दूरी उतना ही रखेंगे जितना मेज़र किए होंगे ना। इस तरह से ये ट्रावर्स तैयार हो जाता था कंपास सर्वे में जो करते हैं। फिर हम लोगों ने प्लेन टेबल में भी यही ट्रावर्सिंग किया है ना, उसका प्लेन टेबल में करने का अपना तरीका था। तो अब जो है हम लोग थियोडोलाइट में हमें ये करना है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, तो जैसे कंपास सर्वे में करते थे, क्योंकि थियोडोलाइट में भी जो है मैग्नेटिक बियरिंग तो मेज़र होता ही है। अभी भी हम लोग जो पिछले वीडियोज़ में देखे थे कि थियोडोलाइट से जो हम लोग कैसे मैग्नेटिक बियरिंग निकालते हैं ना। तो हम लोग ये काम जो अभी यहाँ पे हम लोग कंपास सर्वे में कर रहे थे वो हम लोग थियोडोलाइट सर्वे में कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी बियरिंग निकलता है। तो ऐसे जो हम लोग ये मैग्नेटिक बियरिंग निकाल के भी ट्रावर्सिंग जो है हम लोग थियोडोलाइट से कर सकते हैं, है ना। तो ये बात खूब समझ में आ गया होगा कि अब मैग्नेटिक बियरिंग से भी कर सकते हैं। लेकिन इससे और आसान तरीका है इसमें अपने क्या बोलते हैं थियोडोलाइट से, कि थियोडोलाइट में जो है हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करना बहुत आसान है, मैग्नेटिक बियरिंग से आसान है हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करने का। तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि जो भी मतलब कि ये सारे जो है पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, है ना। ये ट्रावर्स कोई एरिया है जिसको हमको सर्वे करना है, इसको हमको ड्रॉ करना है। तो हम इस पॉइंट पे अपना टेलीस्कोप रखें, एंगल इधर इस वाले लाइन के लॉन्ग देखते हुए 0 0 सेट करें और टेलीस्कोप को ऐसे घुमा दें, इस लाइन की तरफ देखें तो ये एंगल निकल गया, है ना। फिर इस पॉइंट पे टेलीस्कोप रखें और इसके अगले वाले की तरफ देखते हुए टेलीस्कोप को ऐसे घुमा दें इसकी तरफ, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, है ना। फिर टेलीस्कोप को यहाँ पे रखें, इधर की तरफ देखते हुए टेलीस्कोप को ऐसे घुमा दें तो ये वाला एंगल निकल गया। फिर टेलीस्कोप को हम यहाँ पे रखें, इस लाइन को देखते हुए इधर ऐसे घुमा दें टेलीस्कोप को तो ये वाला एंगल निकल गया। फिर इस पॉइंट पे यहाँ पे टेलीस्कोप को रखते हैं, है ना, इस पर टेलीस्कोप रखें, इधर देखते हुए और टेलीस्कोप को ऐसे घुमा देंगे तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, है ना, इधर इसकी तरफ घुमा देंगे। तो सारा जो है बीच का एंगल सबका जो है इंक्लूडेड एंगल जिसको बोलते हैं, ये सब क्या है इंक्लूडेड एंगल है अंदर का ना, इंटीरियर एंगल है ना, ये सब इंटीरियर एंगल्स हैं। ये सब जो है बड़ी आसानी से टेलीस्कोप से निकल सकता है, हर पॉइंट पे रखेंगे और वो जो पॉइंट है वो किसी ट्रावर्स का 2 लाइन को मिलाने वाला पॉइंट होगा, तो दोनों लाइन के बीच का एंगल जो है बहुत इजीली टेलीस्कोप से निकल सकता है ना, मतलब अपने ये थियोडोलाइट से। अभी हम लोग पढ़े हैं 2 लाइन के बीच में एंगल कैसे मेज़र करते हैं, तो आराम से जो है ये इंटीरियर एंगल्स जो है हम लोग मेज़र कर लेंगे सारा, और ये सारा डिस्टेंस जो है चेन से या किसी चीज़ से मेज़र कर लेंगे टेप से और आके ड्रॉ कर लेंगे। घर पे आके कुछ करना नहीं है। अब ये दोनों ये एंगल पता है, इस लाइन का दूरी पता है, इस लाइन का दूरी पता है, तो ये दोनों लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, ये एंगल भी ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन यहाँ पे इंड खत्म हो रहा है और ये एंगल पता है हमें, तो इतने एंगल पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये लाइन यहाँ पे खत्म हुआ है, वहाँ से ये लाइन ड्रॉ करना है तो इतने एंगल पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। मतलब ये घर पे बता रहे हैं, फील्ड में करते टाइम एंगल मेज़र किए होगे। फिर यहाँ पे ये लाइन यहाँ पे इंड हो रहा है, तो अगर ये एंगल पता है तो ये लाइन भी उतने एंगल पे ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, है ना। इस तरह से फिर यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे आके ये लाइन यहाँ तक इंड हो रहा है, ये जो लाइन को ले जाना है हमें, तो इतना ये एंगल पता है तो ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे करके हम घर पे भी ये पूरा मैप तैयार कर सकते हैं। अगर ये सारे इंटीरियर एंगल्स जो हैं इंक्लूडेड एंगल बोल रहे हैं, ये सारे हमें पता है, तो इसको हम इसके हेल्प से जो है आराम से घर पे आके मैप तैयार कर सकते हैं ना, बड़ा इजी है। और थियोडोलाइट से जो मेज़रमेंट होता है एंगल, वो काफ़ी परफेक्ट मेज़र होता है ना, बहुत छोटा जो
इसका लिस्ट काउंट बहुत कम होता है ना, जैसे 20 सेकंड बता रहे थे, तो इतने लिस्ट काउंट वाला वैल्यू आपको मिल रहा है, तो इससे ट्रैवर्सिंग हमारा बहुत आसानी से हो जाएगा, है ना। तो यही चीज़ हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे कि ट्रैवर्सिंग जो है थियोडोलाइट की हेल्प से जो है ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं। तो मेथड ऑफ इंक्लूडेड एंगल यही मेथड है जो अभी हम बता रहे थे, है ना, कि कैसे इंक्लूडेड एंगल जो है ये सारे जो है इंटीरियर एंगल्स, इनको हम थियोडोलाइट की हेल्प से मेज़र करके और कैसे ट्रैवर्सिंग करते हैं। बाकी मैग्नेटिक वाला जो है मैग्नेटिक बियरिंग की हेल्प से जो है वो भी वैसे भी कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें जो है इसके लिए ज़्यादा फेमस जो है थियोडोलाइट के लिए यही है इंक्लूडेड एंगल मेथड, है ना। तो वो कैसे करते हैं वो तो हम लोगों ने देख ही लिया। तो इसके बारे में और कुछ डिटेल क्या लिखा हुआ है, हाँ इसमें जो है एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं कि कभी भी जो है कहीं भी मैप तैयार होता है ना, उसमें तो नॉर्थ बहुत ज़रूरी होता है कि वो मैप जो है वो आपका वो नॉर्थ के हिसाब से कैसा है ना, मतलब नॉर्थ किस डायरेक्शन में था। मैप बन के तैयार है, आपको पता ही नहीं है मैप का नॉर्थ किधर है ना, उसमें नॉर्थ कहाँ था, उस पूरे मैप तैयार हो गया, आपको पता ही नहीं कि नॉर्थ किधर है। तो इसमें क्या करते हैं, ये जब भी इंक्लूडेड एंगल मेथड थियोडोलाइट के थ्रू करते हैं तो सबसे पहला वाला जो लाइन होता है उसका जो है हम लोग ये बियरिंग निकाल लेते हैं, है ना। इंक्लूडेड एंगल तो सारा निकालते ही हैं, जैसे पहला वाला जो लाइन है, जैसे ये वाला जो लाइन है, ये पहला लाइन, इसका हम लोग बियरिंग भी निकाल लेते हैं। तो ये वाला देखोगे कि ये नहीं, सॉरी ये पहला वाला लाइन ये नहीं है, पहला लाइन ये ए बी है ना, ए बी बी सी सी डी डी ई और ये है ना। तो पहला वाला लाइन ए बी है, तो इसको देखा होगा ना आपने कि ये ए बी का इसका बियरिंग ये निकाला हुआ है ना, ये वाला बियरिंग जो है ये इन्होंने निकाला हुआ है। तो पहले वाले लाइन का जो है बियरिंग, अब बियरिंग निकालने का जो मेथड है वो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं, लास्ट वीडियो में, तो वो निकाल लेते हैं। पहले वाले लाइन का बियरिंग निकाल लेंगे, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपका फिगर के हिसाब से नॉर्थ किधर रहा है ना। तो नॉर्थ पता चल गया हम लोग को, पहले वाले लाइन का बियरिंग निकाल लेंगे, तो अब बाकी सारे का बियरिंग निकालने की ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडेड एंगल निकालेंगे, है ना। पहले वाले लाइन का बियरिंग निकाल के उसका थियोडोलाइट को ए पे ही रख के ई की तरफ देखते हुए 0 0 सेट कर देंगे और इसको टर्न कर देंगे बी की तरफ, ये इस तरफ थियोडोलाइट को। तो जितना रीडिंग चेंज हुआ वो इस लाइन का ये वाला एंगल हो जाएगा ना। फिर थियोडोलाइट को ई पे रखेंगे और पहले डी की तरफ देख के 0 0 पे सेट कर देंगे और ए की तरफ मूव कर देंगे, तो ये वाला एंगल निकल जाएगा, है ना। अब इसमें जो एंगल मेज़र करने का जो तरीका होता है वो सब वही ध्यान में रखना है कि 0 0 पे सेट करके जब डी की तरफ ले जाएंगे तो नीचे वाला प्लेट खोल के ले जाएंगे ताकि रीडिंग चेंज नहीं हो, 0 0 ही रहे। और जब वहाँ पे डी पर पूरा बाइसेक्ट हो जाएगा, टेंजेंशियल स्क्रू से एकदम परफेक्टली बाइसेक्ट कर लेंगे, तब अपर प्लेट खोलेंगे ताकि रीडिंग चेंज हो, तब अपर प्लेट खोलेंगे तो यहाँ पे आएगा, है ना। फिर ए की तरफ फुल्ली बाइसेक्ट कर लेंगे, तब हम लोग अपर प्लेट भी टाइट कर देंगे तो रीडिंग नोट करेंगे। ये सारा बात जो है ध्यान में रखना होगा। ये सिर्फ कोई एक फेस में किए होगे, फेस लेफ्ट होगा या फेस राइट, तो यही एंगल को मेज़र हम फेस लेफ्ट में भी करेंगे, एक बार फेस राइट से भी करते हैं। तो ये सारा बात जो है, ये सब बात आपको पूछेगा अगर कि बताइए क्या ये ट्रैवर्सिंग विथ थियोडोलाइट को समझाइए, तो आपको ये सारा कहानी जो इसमें प्रोसीजर लिखा हुआ है यहाँ पे देख रहे हो 1 2 3 स्टेप जो है ना, 1 2 3 4 5 जो भी स्टेप है, ये सारा कहानी आप लिखिएगा जो भी हम बता रहे हैं कि ये बियरिंग निकालेंगे, इंक्लूडेड एंगल निकालने में ये सारा मेथड करेंगे, वहाँ ले जाकर 0 0 करेंगे, ऐसे मूव कराएंगे, है ना। ये फेस लेफ्ट या फेस राइट पहला ऑब्जर्वेशन रहा होगा, फिर यही ऑब्जर्वेशन जो हम फेस राइट में भी करेंगे, एवरेज करेंगे दोनों का, तो एक एंगल निकलेगा, है ना। इसी तरह करके सारा एंगल जो है हम लोग निकाल लेंगे और हमारा ट्रावर्स सारा एंगल निकल गया था, ताकि यहाँ पे घर पे ट्रावर्स भी तैयार हो जाएगा। तो ये है ना ट्रैवर्सिंग विथ थियोडोलाइट में मेथड इंक्लूडेड एंगल में ये चीज़ है। तो यही चीज़ जो है, ये सारा कहानी जो है ये बताया हुआ होगा सारे पॉइंट में। अब इसका चेक क्या है, अरिथमेटिक चेक, कि सारे इंक्लूडेड एंगल का जो सम होता है वो होता है 2n - 4 × 90 डिग्री। ये जो है आप लोग इसमें भी, इससे पहले भी जो कंपास सर्वे पर रहे थे उसमें भी देखे होंगे, है ना। 2n - 4 × 90 डिग्री होता है सारे इंटीरियर एंगल का सम। तो ये होना चाहिए, जो आप मेज़र कर लो और इतना उसमें ये लगा दो, n जो है जितना साइड है उसके बराबर होता है ना। तो वो सारे इंटीरियर एंगल जो आपने मेज़र किया है उसका सम जो है इसके बराबर होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो जितना प्लस या माइनस हो रहा है वो सारे पे डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए और तब वो उतना मान लीजिए इंक्लूडेड एंगल है ना सबका। तो इस तरह से करके फिर हम लोग का जो है ट्रावर्स ड्रॉ हो जाता है। ये चेक है, तो इसका जो है चेक एक टॉपिक अलग ही है, चेक इन क्लोज टावर्स। कि कोई भी क्लोज टावर्स जब आप बनाते हो तो उसके क्या क्या चेक्स हैं, कैसे कैसे चेक करते हैं कि उसमें क्या एरर आया। तो पहला चेक जो है तो यही है जो अभी बता रहे थे कि उसके सारे इंटीरियर एंगल का सम जो होना चाहिए 2n - 4 × 90 डिग्री होना चाहिए। ये एक चेक हुआ। अगर इंटीरियर एंगल के थ्रू नहीं किया हुआ, आप सब जगह एक्सटीरियर एंगल मेज़र किए होंगे अगर, तो एक चेक ये होता है कि एक्सटीरियर एंगल, सारे एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 2n + 4 × 90 होता है। इसमें माइनस है ना, इसमें 2n + 4 × 90 डिग्री होता है सारे एक्सटीरियर एंगल का सम। एक्सटीरियर एंगल आप लोग समझते होंगे, जैसे ये कोई ट्रावर्स है ना,
तो इसमें इंटीरियर एंगल ये होता है, एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला होगा, है ना। जैसे यहाँ पे इंटीरियर एंगल ये, एक्सटीरियर एंगल ये बाहर वाला, इंटीरियर एंगल ये, एक्सटीरियर एंगल ये है, इंटीरियर एंगल ये, एक्सटीरियर एंगल ये, इंटीरियर ये, एक्सटीरियर ये। तो सारे एक्सटीरियर का जो सम होता है 2n + 4 × 90 होता है, इंटीरियर का जो सम होता है 2n - 4 × 90, ये चीज़ होता है, ठीक है। अब ये तीसरा चेक ये है कि अलजेब्राइक सम ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल शुड बी इक्वल टू 360 डिग्री कंसिडरिंग द राइट हैंड डिफ्लेक्शन टू बी पॉजिटिव एंड लेफ्ट हैंड डिफ्लेक्शन टू बी निगेटिव। ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी ट्रावर्स जो होता है उसके सारे डिफ्लेक्शन एंगल को आप मेज़र कीजिएगा ना, तो टोटल 360 डिग्री होता है। जैसे मान लो कि ये जो है आपका ट्रावर्स है ना, ये ट्रावर्स है, तो ये पहला लाइन ऐसे जा रहा था, इसको जाना तो ऐसे था, डिफ्लेक्शन ये हो गया, जब गया ऐसे तो डिफ्लेक्शन एंगल ये हो गया। और दूसरा वाला लाइन इसको जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो दूसरा डिफ्लेक्शन ये हो गया। फिर इसको जाना ऐसे था, आगे गया ऐसे, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया तीसरा। फिर इसको इस वाला जाना ऐसा था, गया ऐसे, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। फिर इसको जाना ऐसे था, गया ऐसे, तो ये डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये सारा जो डिफ्लेक्शन एंगल है ना, ये यहाँ जितना बार डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इनका सम जो है वो 360 डिग्री होना चाहिए। तो ये ऐसे भी सोचो एक बार कि मान लो डिफ्लेक्शन यहाँ से शुरू हुआ ऐसे, है ना, और वो डिफ्लेक्शन जो है ऐसे राउंड 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 होते हुए फिर तो यहीं पे पहुँच गया ना ऐसे, तो वो टोटल तो 360 डिग्री ही होना है ना, इतना 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 रिफ्लेक्ट होते 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 तो 360 डिग्री होना है ना। तो ये लॉजिकली है कि टोटल डिफ्लेक्शन होता है, उसी पॉइंट प्लस में हम लाके पहुँच जाते हैं, क्योंकि क्लोज ट्रावर्स है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पर पहुँचना है। तो टोटल डिफ्लेक्शन एंगल 360 डिग्री होता है, ये लॉजिकल है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है ना। तो ये हो कि आपको याद रहेगा कि सारे जो डिफ्लेक्शन एंगल है उसका अलजेब्राइक सम जो है वो 360 डिग्री रहता है। तो उसमें भी जो अगर जैसे डिफ्लेक्शन देख रहे हो तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है तो उसको पॉजिटिव लीजिए, अगर एंटी क्लॉकवाइज हो रहा था माइनस, मतलब लेकिन जनरली ट्रावर्सिंग में होता है तो या तो क्लॉकवाइज ही होगा, है ना, या एंटी क्लॉकवाइज ही होगा अगर मेज़र कर रहे हो। लेकिन कभी कभी ट्रावर्स उल्टा सीधा होता है थोड़ा, तो वो उल्टा मूव भी करता है ना, तो वो एक क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसको एक को प्लस लीजिए, एक को माइनस लीजिए, ये बात बता रहा है ना। तो ये हो गया। अब है फोर्ड बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच में, अगर फोर्ड बियरिंग बैक बियरिंग मेज़र कर रहे हो तो उसके बीच में डिफरेंस कितना होता था, कंपासर में पढ़े तो वो 180 डिग्री होता था, है ना। तो ये होना चाहिए अगर आप मेज़र कर रहे हो, ये भी इसका भी एक चेक है कि फोर्ड बियरिंग बैक बियरिंग के बीच में 180 डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए, कंपासर में आप लोग पढ़े रहे होगे, ठीक है। फिर ये चेक है कि चेनिंग ऑफ ईच लाइन शुड बी डन ट्वाइस अलोंग द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर आपको जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है तो कहीं पे कोई लाइन का चेनिंग कर रहे हो, मेज़र कर रहे हो, आप इंश्योर होने के लिए कि आप में कोई एरर ज़्यादा नहीं हो, तो एक बार इधर से चेनिंग कर लो और वो मेज़र कर लो, दूसरा बार इधर से एक बार चेनिंग कर लो और वो मेज़र करो, तो 2 बार चेक हो जाएगा दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो और दोनों वैल्यू सही हुआ तो ये चेक हो गया कि हाँ ठीक है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हो तो ये एक चेक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और चेक आफ्टर कंप्यूटेशन, ये टर्म जो है ये हम लोग को आगे पढ़ना है, इसमें नॉर्थिंग साउथिंग बता रहा है, फिर भी देख लीजिए यहाँ पे, द सम ऑफ द नॉर्थिंग शुड बी इक्वल टू द सम ऑफ साउथिंग एंड सम ऑफ ईस्टिंग शुड बी इक्वल टू सम वेस्टिंग। एक्चुअली में एक टर्म जो है अभी आप लोग आगे पढ़ लोगे, अभी सुन लो कि कोई लाइन ऐसे है ना, कोई लाइन ये है, ये लाइन है, ये AB है ना, और ये नॉर्थ आपका मान लो कैसे है, तो ये थीटा, ये इसका बियरिंग है मान लो इसको, तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इस लाइन का कंपोनेंट जो होगा जो इस डायरेक्शन में होगा उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, L से डिनोट करते हैं। इसका जो कंपोनेंट होगा इधर के डायरेक्शन में, मतलब ईस्ट वेस्ट के डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं डिपार्चर, इसको लैटिट्यूड है, इसको डिपार्चर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मान लो कि लाइन AB है तो AB cos थीटा हो जाएगा, ये थीटा के डायरेक्शन में AB cos थीटा, तो वो लैटिट्यूड हो जाएगा, और AB sin थीटा ये जो है ये डिपार्चर हो जाएगा। तो ये लैटिट्यूड अगर प्लस है, मतलब नॉर्थ के डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे नॉर्थिंग। अगर ये लाइन मान लो कि नीचे के डायरेक्शन में होता है, जिसका कंपोनेंट तो साउथ के डायरेक्शन में होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग साउथिंग, है ना। जैसे कि अगर कोई एक लाइन ऐसे, एक लाइन अगर ऐसा होता, मतलब ये हम लोग का नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है, कोई लाइन ऐसे है, तो इसका जो ये एंगल थीटा है, इसका जो नॉर्थ के डायरेक्शन में कंपोनेंट होता वो तो साउथ की डायरेक्शन में ना, माइनस निगेटिव होगा, है ना। इसका जो कंपोनेंट होगा इस वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे नॉर्थ के डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में, तो नीचे की तरफ हो रहा है ना साउथ की डायरेक्शन में, इसको हम लोग, ये लैटिट्यूड ही हुआ लेकिन माइनस लैटिट्यूड है, इसको हम लोग साउथिंग बोलेंगे, और प्लस रहता तो उसको नॉर्थिंग बोलते हैं, है ना। फिर इसी तरह इसका जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा इधर ये डायरेक्शन में, ये भी देख रहे हो कि ये वेस्ट डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इसका, क्योंकि लाइन ही ऐसे है, ईस्ट डायरेक्शन में नहीं है, इसको हम लोग वेस्टिंग बोलेंगे क्योंकि वेस्ट डायरेक्शन में हो रहा है, और जो उधर जो अभी ईस्ट में हो रहा था उसको हम लोग ईस्टिंग बोल रहे थे। तो ये टर्म है, ये आगे आप लोग को यूज़ पड़ेगा खूब, है ना, ईस्टिंग नॉर्थिंग, ईस्टिंग वेस्टिंग, नॉर्थिंग साउथिंग, है ना, लैटिट्यूड डिपार्चर,
तो ये सब होप समझ में आई भी गया होगा, बहुत ईजी चीज़ है। तो कोई भी टावर जो बनता है ना, तो उसमें जितना टोटल स्टिंग होगा उतना, मतलब हर लाइन का आप स्टिंग निकालते चले जाइए तो उतना ही वेस्टिंग भी होगा। तो जाहिर सी बात है कि क्योंकि क्लोज टावर्स है ना, कोई टावर्स जो है यहाँ से शुरू हुआ, ऐसे 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 होते हुए फिर वहीं पे पहुँच गया, तो हर लाइन का जो आप देखोगे ना स्टिंग ऐड करोगे, और कुछ लाइन का स्टिंग आएगा, कुछ लाइन का वेस्टिंग आएगा, तो सारा स्टिंग वाला जो जितना वैल्यू होगा, सारा वेस्टिंग वाला वैल्यू दोनों बराबर होता है, क्योंकि जितना ईस्ट की तरफ गया उतना ही तो वापस आ जाता है ना, यहीं से गया और फिर घूम फिर के तो यहीं तो आ गया। जितना स्टिंग होगा वैल्यू उतना ही वेस्टिंग होगा, जितना नॉर्थिंग गया, जितना ऊपर गया उतना ही फिर नीचे भी तो आ गया, फिर पहुँच के तो फिर घूम फिर के यहीं आ गया। तो जितना नॉर्थिंग का वैल्यू होगा सारे लाइन का ऐड कर दीजिए तो उतना ही वेस्टिंग भी होगा। सारे लाइन का नॉर्थिंग ऐड कर दीजिए, सारे लाइन का साउथिंग ऐड कर दीजिए, जो नॉर्थिंग का वैल्यू होगा वही इसका ही वैल्यू होगा, है ना। तो ये चीज़ होता है। इसका मतलब हुआ कि सारे नॉर्थिंग और ईस्टिंग को जोड़ दीजिए तो सारा नॉर्थिंग ईस्टिंग बराबर होता है। इसका मतलब सारा लैटिट्यूड को अगर डायरेक्शन के हिसाब से ऐड कीजिएगा तो सारा लैटिट्यूड का सम 0 होगा, है ना। अगर नॉर्थिंग को प्लस ले रहे हो, साउथिंग को माइनस ले रहे हो, दोनों बराबर होना है तो दोनों का सम तो 0 हो जाएगा ना। तो लैटिट्यूड जो है उसका सबका सम 0 होगा कि ईस्टिंग नॉर्थिंग और वेस्टिंग जो है, नॉर्थिंग और साउथिंग जो है वो दोनों लैटिट्यूड को भी बोलते हैं। इसी तरह डिपार्चर का भी सारा का सम जो होगा वो 0 होगा, क्योंकि ईस्टिंग और वेस्टिंग दोनों बराबर होना है सबका सम। एक माइनस में होता है, एक प्लस में होगा, तो दोनों का सम 0 हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है हमेशा कि सिग्मा एल मतलब लैटिट्यूड का लैटिट्यूड का सम 0 होना है और डिपार्चर का भी सम 0 होना है ना। तो यही बात बता रहा है कि ये भी एक चेक है, चूँकि हम लोग को आगे पढ़ना है ये सब टर्म, तो लेकिन अभी आ गया है तो हम अभी समझ लिए, है ना। तो चेक जो है ये भी एक चेक है कि सम ऑफ नॉर्थिंग और इक्वल टू होना चाहिए सम ऑफ साउथिंग, सम ऑफ ईस्टिंग इक्वल टू सम ऑफ वेस्टिंग होना चाहिए। ये चेक आफ्टर कंप्यूटेशन है, मतलब जो कंपास है इसमें तो राइट में जो करते हैं ना, तो उसमें आगे भी बहुत सारा काम होता है। मैं ये सब डाटा कलेक्शन के बाद कुछ कुछ और भी काम होता है, क्लोजिंग एरर आ जाता है तो फिर ये सब उसमें नॉर्थिंग ईस्टिंग ये सब निकालते हैं, लैटिट्यूड डिपार्चर वगैरह। तो ये सब कंप्यूटेशन का टर्म होता है, कंप्यूट करते हैं। तो कंप्यूटेशन के बाद जो है ये चेक अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब कैलकुलेशन हुआ है तो ये चेक अप्लाई कर सकते हैं, ये बोला जा रहा है ना। तो होप समझ में आ गया होगा आपको, ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। 2-3 टर्म तो पहले से ही आप जानते ही थे, है ना। ये सारे डिफ्लेक्शन एंगल हम 360 ये भी जानते रहोगे। 4 बियरिंग बैक बेयरिंग का डिफरेंस 180 डिग्री है, ये जानते रहे होंगे। चेन को 2 बार मेज़र करेंगे, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आपको ज़्यादा संतुष्टि नहीं हो रही है 2 बार चेक मेज़र कर लीजिए, है ना। ये डिस्टेंस है, तो ये सारा चेक है जो हम लोग ट्रैवर्सिंग करते टाइम अप्लाई कर सकते हैं थियोडोलाइट सर्वर में, है ना। अभी पूछता है एक्सप्लेन चेक्स इन क्लोज टावर्स इन थियोडोलाइट, है ना। तो ये सारा बात आपको पॉइंट बताना होगा, ठीक है। तो हम लोग का जो है ये टर्म जो है थियोडोलाइट से रिलेटेड जो है जो कुछ थ्योरी पार्ट जो है डिफिनीशन वगैरह ये सब टर्म जो है ये सब हो गया। अब कुछ और बचा होगा तो उसका वीडियो भेजेंगे और फिर नहीं तो क्लास में फिर डिस्कस होगा, है ना। ठीक है।